खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। सुबह 7 बजे की जवाद की फ्लाइट थी। मायशा और फरजाद उसे छोड़ने एयरपोर्ट जा रहे थे। ड्राइवर के हमरा फरजाद अगली सीट पर बुराजमान था, जबकि एवंजा की पिछली सीटों पर मायशा और जवाद बैठे थे। उनसे पीछे फरजाद के 2 गार्ड्स भी मौजूद थे। मायशा बेहद मफहूम सी जवाद का हाथ थामे बैठी थी। इतने अरसे बाद वो मिला और अब वो अपनी जिंदगी में मसरूफ होने वाली थी। वक्त ठहर क्यों नहीं जाता? जिंदगी रुक क्यों नहीं जाती? क्या जरूरी था कि वो अपनी जिंदगी बनाती? मगर वो कब तक कभी किसी पर और कभी किसी पर बोझ बनती। उसे ये बोझ खुद उठाना था। कल की रात फरजाद से मिलकर जब वो वापस आया, मायशा को सीटिंग रूम में उदास बैठे देखा। अभी सुबह जाना है मुझे, तुम अभी से परेशान हो? खुश दिली से कहते वो उसकी परेशानी कम करता हुआ बोला। उसके पास ही सोफे पर बैठा। अच्छे लोग हमारी जिंदगी में इतने कम अरसे के लिए क्यों आते हैं? अपने हाथों को सीधा करके लकीरों को देखते वो उसे शदीद मुस्तरिब लगी। अच्छे लोग हमारे पास हमेशा होते हैं, मगर कोई एक अच्छा शख्स सारी जिंदगी हमारे साथ नहीं रह सकता। हर शख्स का हमारी जिंदगी में आना किसी मकसद के तहत होता है। वो मकसद पूरा होते ही अल्लाह उसे हटाकर फिर किसी और शख्स को किसी और मकसद के लिए भेज देता है। मैं नहीं था तो पहले जेम तुम्हारे करीब था। उसका रोल इतने ही वक्त के लिए तुम्हारी जिंदगी में था। मुझे दोबारा अपना रोल प्ले करने के लिए अल्लाह ने भेजा और अब एक और अच्छा शख्स तुम्हारी जिंदगी में भेजकर मेरा रोल पूरा हो गया। इसीलिए मुझे वापस जाना है। उसकी बात पर उसने हैरत से नजरें उठाकर देखा। वो किसकी बात कर रहा था? फरजाद? बहुत अच्छे इंसान हैं वो। जितना हो सके उनसे सीखना। सिर्फ गाना नहीं, जिंदगी के बहुत से सबक वो तुम्हें सिखाएंगे और मुझे उम्मीद है तुम अच्छी शागिर्द की तरह उनसे जिंदगी गुजारने के बहुत से गुर सीखोगी। बस एक गुजारिश है, उसके हाथों को मोहब्बत से थामा। उनके अलावा किसी पर एतबार मत करना। चाहे कोई कितनी ही अच्छी बातें तुमसे करे, वो बातें जो हर शख्स सुनना चाहता है, अपनी तारीफ, मोहब्बत भरे और हमदर्दी में डूबे अल्फाज। उसकी बात पर वो एक जख्मी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर ठहरी। अब तो किसी पर भी एतबार करने को दिल नहीं करता। वो उसकी तकलीफ को समझ सकता था। एक बात पूछूं, इंसान को ख्वाहिश होती है कि जिसने उसके साथ बुरा किया उसका भी कुछ तो बुरा अंजाम हुआ हो। इतने सालों में मैं खुद को समेटने में इतनी मगन थी कि इन 3 लोगों के अंजाम के बारे में सोचा ही नहीं, जिनकी वजह से मैं इस हाल को पहुंची। मगर मैं इतना जरूर जानती हूं कि आप उनके बारे में जरूर जानते होंगे। क्या वो इसी तरह दिन दनाते फिर रहे हैं, किसी और मायशा को रोनने के लिए? बहुत अरसे बाद वो इस मौजू पर बात कर रही थी। आंसू खुद ब खुद पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर निकल आए। जवाद ने मोहब्बत से उसके चेहरे से आंसू साफ किए। तुम्हारा हक है जानना, शायद फिर तुम्हारी तकलीफ में ठहराव आए, तुम्हारे जख्म सिल जाएं। जिस दिन डैडी ने तुम्हारे साथ वो हरकत की, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे निकलते ही पुलिस को कॉल की। डैडी ने मम्मी को भी मारा था। उन्होंने तुम्हारा नाम लिए बगैर पुलिस को ये बताया कि डैडी ने उन्हें टॉर्चर किया है और उसी की पादाश में ना सिर्फ उन्हें जेल हुई बल्कि अपने घर और बहुत सी प्रॉपर्टी से भी दखल होना पड़ा। मम्मी ने मुझे कॉल करके सब बता दिया था। घर मेरे पास है, मगर मुझ में अभी इस बिखरे हुए घर में जाने की हिम्मत नहीं। मम्मी वही रहती हैं, मगर वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। मेरे बहुत कहने पर भी वो तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं रखती, क्योंकि उनके मुताबिक ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। जिंदगी में कभी उन्हें माफ कर सको तो उनसे राब्ता रख लेना, मगर ये तुम्हारी मर्जी है। मैं कभी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। जुनेद ने तुम्हें डाइवोर्स देने के बाद अपनी पसंद करदा लड़की से शादी की, मगर उसकी जहनी अबतरी बहुत बिगड़ चुकी थी। उस यहूदी लड़की को भी उसने खूब मार पीट का निशाना बनाया। उसने पागल खाने कॉल करके उसे जहनी मरीजों के हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया है। उसका एक माजूर बेटा भी है, जिसे वो लड़की बेसहारा बच्चों के इदारे को दे चुकी है और खुद वो आज़ाद है। हाँ, तबरेज का मुझे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि वो अगले दिन ही दुबई के लिए जा चुका था। वो कहाँ है, किस हाल में है, किस्मत ने उसे इंसाफ किया या नहीं, उसका मुझे इल्म नहीं। सबके बारे में जानते वो कुदरत के इंसाफ पर हैरान भी थी और शायद मुतमईन भी, मगर एक कसक भी थी
कि अल्लाह ने उसके साथ बुरा करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, मगर उसने खुद के साथ बुरा किया। मायशा, ये जिंदगी इस अल्लाह की अमानत है। इस अमानत को इस तरह गुजारो कि अता करने वाले का हम हक अदा कर सकें। नशा करना, खुद को अजियत देना, इन सब से बाहर निकलो। अल्लाह ने तुम्हारा बदला ले लिया है, तो क्या अब तुम्हारा फर्ज नहीं कि इस जिंदगी को बेहतर अंदाज में और शुक्र के साथ जियो। तुम्हारे बहुत से अपने तुम्हारे पास नहीं, मगर बहुत से गैरों को अल्लाह ने अपनों से बढ़कर तुम्हारे साथ जोड़ा है, जो हर कदम पर तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो फिर ऐसे अपनों का गम मनाना ठीक है या ऐसे गैरों के साथ का शुक्र करना? उसके सवाल पर वो फिर से रो पड़ी। ये आंसू तशक्कुर के थे। देखो, अल्लाह ने तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ा। उसकी बात पर वो मुंह पर हाथ रखकर सर हिलाने लगी। बस अब तुमने कभी ना उम्मीद और मायूस नहीं होना। मुझे वही मायशा चाहिए जो अपनी बातों से, अपनी मासूमियत से मुझे बेतहाशा हंसाती थी। उसकी बात पर वो रोते में हंस पड़ी, और ये पहली बेसाख्ता हंसी थी जो उसने मायशा के चेहरे पर इतने दिनों में देखी। फरजाद को तंग मत करना, ये ना हो वो मुझसे शिकवा करें कि ये क्या बला छोड़कर गया है। अब की बार वो खिलखिलाई। एक मुतमईन मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी, जिसे देखकर जवाद भी मुतमईन हुआ। ये बला उन्होंने खुद चुनी है। उसकी शरीर बात पर वो भी मुस्कुराया। अपने तीसरे मुजरिम के बारे में जिंदगी में कभी मालूम ना भी हो कि उसके साथ क्या हुआ, तो इत्मीनान रखना, अल्लाह ने उसे भी बख्शा नहीं होगा। मायशा ने लब भींच कर इस बात में सर हिलाया। रात की सब बातें उसके दिमाग में अभी भी गर्दिश कर रही थीं। एयरपोर्ट पर गाड़ी रुकते ही वो तीनों बाहर आए। उसके गार्ड जवाद का सामान उतारने लगे। कोशिश करना जब तक मायशा का यहाँ स्टे है दोबारा चक्कर लग सके। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फरजाद ने ईमानदारी से अपनी राय दी। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। दोनों बगलगीर हुए। उसके दूर होने का सोचते एक बार फिर उसका दिल भर आया। फरजाद से मिलने के बाद वो मायशा की जानिब बढ़ा। ढीले से ट्राउजर पर स्वेट शर्ट पहने, इस पर डार्क ग्रे कैप शॉल लिए, वो उदास सी जवाद के बाजुओं में मुंह छुपाए रोने लगी। रात में मैंने तुम्हें क्या समझाया था? वो उसे सरजनिश करने लगा। याद है सब। वो खफा सी उसके घेरे से निकलते हुए आंसू साफ करते हुए बोली, अपना ख्याल रखना। आप इसे इतना मसरूफ कर देना कि इस बला को मुझे याद करने का टाइम ना मिले। बिल्कुल भाइयों का सा फिक्रमंद लहजा था। फरजाद हौले से हंसा। माथे पर आते घने बाल पीछे किए, ट्राउजर की पॉकेट्स में हाथ डाले, एक अचटती नजर मायशा के चेहरे पर डाली। तुम फिक्र ही मत करो, इसे अब अपने बारे में भी सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। इसकी बात पर मायशा ने एक नजर उठाकर उसकी गहरी नजरों को खुद पर जमा देखा। सुरत से निगाहें मोड़ी। तुम जाओ, फ्लाइट का टाइम हो जाएगा। एक बार फिर उससे हाथ मिलाते फरजाद ने उसे अंदर की जानिब जाने का कहा। मायशा को साथ लगाकर माथे पर प्यार करते वो अपनी ट्राली थामे एयरपोर्ट के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ा। वो दोनों काफी देर तक वहीं खड़े उसे अंदर लोगों की भीड़ में गुम होने तक देखते रहे। जैसे ही जवाद नजरों से ओझल हुआ, फरजाद मुड़ा, मगर मायशा अब भी वहीं खड़ी थी। चलना है या तुम्हारी भी अगली फ्लाइट बुक करवा दूं? उसे हनूज वहां खड़े देखकर वो चिढ़कर बोला। एक तो इस लड़की का कोई हाल नहीं, कहीं भी खड़े खड़े खुद में गुम हो जाती है। उसकी आवाज कानों में पड़ते ही मायशा ने खफा सी नजर उस पर डाली। मुड़कर उसके हम कदम हुई। आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए थी। उसके यकदम खुद को मुखातिब करके इतनी अलग बात कहने पर फरजाद की आंखें फैली। उसके चेहरे की जानिब देखा, जहां पहला इत्मीनान और ही तरह का था। शायद जवाद उसे बता चुका है कि उसके साथ बुरा करने वालों का क्या अंजाम हुआ है। उसे मायशा के चेहरे का ठहराव अच्छा लगा। किस बात की तारीफ? उसके लहजे में मुस्कुराहट थी, मगर चेहरा संजीदा था। मायशा ने एक नजर उसे देखा। ब्लैक ट्राउजर पर ब्लैक ही फ्लीज की जैकेट पहन रखी थी। उसके दराज कद के आगे वो छोटी सी गुड़िया लग रही थी। कल मैंने कितनी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं आपकी अच्छी स्टूडेंट हूँ। वो खुद अपनी तारीफ करने लगी। शायद यही उसका वो रूप था जिसे कल जवाद याद कर रहा था, बेपरवाह खलंडर सा। अभी आगाज था मैडम, और मैं एक ही सबक में अच्छी कारकर्दगी के फौरन बाद ही कोई राय नहीं कायम कर लेता। अभी तो बहुत से सबक सिखाने हैं, फिर देखते हैं तुम कितनी काबिल हो। वो उसे खातिर में लाए बगैर गाड़ी के करीब रुकते उसके लिए पिछला दरवाजा खोलकर उसे बैठने का इशारा करते बोला। 2 दिन हो चुके थे उन्हें रिकॉर्डिंग्स शुरू किए।
मायशा वाकई चकरा गई थी। उसके साथ काम करते वो 6-6 घंटे उसे रिहर्सल करवाता और फिर भी मुतमईन ना होता। कभी कोई नोट उसकी पसंद की ना होती, कभी कोई। इस वक्त भी वो बगैर कुछ खाए पिए स्टूडियो में उसके साथ सब्र करके बैठी हुई थी। 3 लाइनें उसे पसंद नहीं आ रही थीं। आप ऐसा करे खुद गा ले। इस वक्त उसका सब्र जवाब दे चुका था। साले, वो चंद साज बजाने वाले और मायशा वहां इस लम्हे मौजूद थी। वो दोनों सोफे पर साथ बैठे थे, जबकि साले सामने बैठा गिटार, वायलिन और ऐसे ही और साज बजाने वालों के साथ बैठा था। फरजाद के सामने उसका कीबोर्ड मौजूद था। मायशा ने आहिस्ता से कहा कि उसके और फरजाद के अलावा कोई न सुन सका। उसकी सरगोशी पर फरजाद ने चेहरा मोड़कर सख्त किस्म की घूरी डाली। वो बेचारी शक्ल बनाकर साले को देखने लगी, जो उसके तासरात से महजूज हो रहा था। आखिर बड़ी मुश्किल से 2 घंटे मजीद लगाकर उन्होंने पहला गाना रिकॉर्ड करवा ही दिया। शुक्र। सोफे से उठते वो बेसाख्ता अंदाज में बोली, पहले गाने पर ही तुम्हारा ये हाल है? अभी 3 गाने और हैं। वो जिज करने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोला, पहला कदम ही मुश्किल होता है, फिर तो आसानी हो जाती है। अपना बैग उसके साइड से उठाते वो सादे लहजे में बोली, मगर बात गहरी थी। चलो डिनर करते हैं। वो भी उसके साथ बाहर निकला। सीधी तरह मेरी तरफ चलो, सफीना ने डिनर तैयार कर लिया है और वो हमारा वेट कर रही है। साले भी अपनी चीजें समेट कर उनके पीछे लपका। सफीना ने किसी दिन मुझे घर आने से सख्ती से मना कर देना है। हफ्ते में 4 दिन तो वो बेचारी हमारे लिए खाने पकाती है। वो साले को अफसोस से देख कर बोला, यकीनन उसी ने सफीना को कहा होगा। उसने कौन सा सब खुद बनाया है, कुक के साथ मिलकर बनाया। वो उसकी बात को हवा में उड़ाता बोला, आंटी ने कब तक आना है? वो दोनों साथ चलते बातें कर रहे थे, जबकि वो फरजाद के दाएं जानिब चल रही थी और साले बाएं जानिब। उन्हें बातें करता देखकर अब वो खामोशी से उनके साथ चल रही थी। अभी तो टाइम है, शायद 2 माह तक। उसकी बात पर मायशा ने चौंक कर देखा। उसके घर में कोई नहीं था। मायशा को अब ख्याल आया, न कभी उसने अपनी फैमिली का बताया था, न कभी मायशा ने पूछा। उनकी बातों से उसे अंदाजा हुआ कि उसकी अम्मी भी हैं। जिस लम्हे वो साले के घर पहुंचे, सफीना वाकई सब रेडी किए उनका इंतजार कर रही थी। उसके 2 ट्विंस थे, फारा और फसी। दोनों की मायशा से खूब दोस्ती हो चुकी थी। 3 साल के थे दोनों, मगर खूब शरारती थे। उनके साथ उसे प्यार करते देखकर फरजाद को अंदाजा हुआ कि इसे बच्चे बहुत पसंद हैं। कैसे हो? बच्चों के से लहजे में उन्हें गुदगुदाते वो खुद उस लम्हे बच्ची लग रही थी। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। खाने के बाद मायशा ने उन्हें कॉफी पिलाने की ऑफर की। तुम्हें किचन का काम आता है? सफीना ने हैरत से पूछा। अमेरिका में हम जैसे इतने अमीर नहीं होते कि कुक अफोर्ड करें, वो मजे से बोली। वैसे तो मैं ज्यादा वहाँ फास्ट फूड ही खाती हूँ, लेकिन मैं काफी अच्छी बना लेती हूँ, वो उसके साथ किचन में आते हुए बोली। फरजाद ने गौर से उसे देखा। शायद वो माजी की तल्ख यादों को भूलने में कामयाब हो रही थी। फरजाद को उसकी ये तब्दीली बहुत भाई। वो जिंदगी की जानिब लौट रही थी। न जाने क्यों उसे मुतमईन देखकर वो भी मुतमईन था। क्या सोच रहे हो? उसकी नजरें मायशा के पीछे जाते देखकर साले ने उसके बाजू पर हाथ रखा, जिसे वो सोफे की बैग पर फैलाए बैठा था। बस कल की रिकॉर्डिंग का सोच रहा हूँ। सुर्रत से नजरें किचन में खड़ी मायशा से हटाते बोला, जो सिटिंग रूम के सोफे पर बैठे फरजाद को किचन के दरवाजे से बखूबी नजर आ रही थी। बहुत बदलाव सा लग रहा है इसमें। उसके बाद बदलने पर वो हंस कर फिर उसी मौजू पर आया। किसमें? फरजाद अनजान सा बना। अब की बार किचन की जानिब देखने की गलती नहीं की। वो अपने जज्बात, नजर और एहसासात पर काबू रखना बखूबी जानता था। वो नहीं चाहता था कि मायशा दूसरों के सामने एक मौजू बने, चाहे वो उसका दोस्त ही क्यों ना हो। मायशा की बात कर रहा हूं। तुमने नोटिस नहीं किया? जब वो आई थी तो अजीब खुद में खोई और परेशान सी लगती थी, जबकि अब एक खुशगवार सा बदलाव आया है उसमें। वो मजे से अपने तासुरात बयान कर रहा था। फरजाद ने एक संजीदा नजर उसके चेहरे पर डाली। मेरा ख्याल है तुम समीना पर ज्यादा गौर करो। आज शायद वो न्यू हेयर कट करवा कर आई है। मायशा पर इतना गौर करोगे तो वो उसके साथ साथ तुम्हारा भी इस घर में आना बंद कर देगी। नागवारी से कहते उसने बड़े स्वभाव से उसे मायशा पर गौर करने से टाला। उसकी बात पर वो मुंह बनाकर रह गया। अरे मैं तो बाय द वे कह रहा हूँ। तौबा इतनी बच्ची सी वो है। उसके अंदाज पर वो बेअख्तियार मुस्कुराहट दबा गया। और तुम मेरी बीवी पर जरा कम गौर किया करो, वो उसे आंखें निकाल कर बोला। मैंने अपनी दोस्त पर गौर किया है। उसकी हंसी दबाने की आदत हमेशा साले को जहर लगती थी। बड़ी खूबसूरती से वो उसका ध्यान
मायशा पर से हटा गया था। काफी बेहद मजेदार थी। सबने खुलकर तारीफ की। देखो जरा, ये मेरे साथ नाइंसाफी नहीं है? कॉफी का कप रखते सफीना ने शिकवा किया। क्या? साले ने हैरान होकर पूछा। भाई, इतनी जबरदस्त सिंगर मेरी दोस्त है और मैंने अभी तक इसे लाइव गाते नहीं सुना। उसकी बात पर इन तीनों की हैरानगी कम हुई। आज इन्होंने मुझे बहुत खपाया है, अब मुझ में गाने की हिम्मत नहीं। मायशा ने फरजाद की जानिब इशारा करके हाथ उठाए। अच्छा, अब तुम ज्यादा फंकारों वाले नखरे मत करो, चलो शाबाश कोई अच्छा सा गाना सुनाओ। वो उसकी बात खातिर में लाए बगैर बोली। चलो मैं भी तुम्हारा साथ देता हूँ, सफीना गिटार लेकर आओ। फरजाद भी उसका साथ देते बोला। थोड़ी ही देर में वो एक कमरे से गिटार ले आई। कौन सा सुनाऊं? वो कुछ देर सोचने के बाद बेचारगी से बोली। मेरे पसंदीदा सिंगर का सुनाओ। फरजाद ने उसकी मुश्किल आसान की। फरजाद की बात पर और मायशा के सिंगर का नाम लिए बगैर समझ जाने पर साले ने भवें सुकेड़े। अच्छा बेटा, इतनी अंडरस्टैंडिंग। वो दिल ही दिल में फरजाद से मुखातिब हुआ। मायशा ने सर झुकाकर सोचते उसे गिटार के तार छेड़ने का इशारा किया। If this whole scene goes bad and we both see that there's no way back, can we live it all? I'll watch you shake your head and turn away. Please, I'm so sorry. I don't want to lose you. Stay here with me. Stay here with me. Oh, oh. Now this ship goes down and we both swim. Then we're lost at sea. There's no you and me. You know I love you so. I hope you hear. Talk the time to think. Let the world sing in. Oh, stay. Why won't you stay? Why don't you stay here with me? उसकी खूबसूरत आवाज और साथ फरजाद के गिटार की धुन ने माहौल ही मुख्तलिफ कर दिया। गाना खत्म करके उसने आंखें खोली। सफीना ने खूब तालियां बजाकर उसे दाद दी। वाह यार, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। वो खुशी से चहकी। शुक्रिया। उसने एक नजर मुस्कुराते हुए फरजाद को देखा जो गिटार एक जानिब रख रहा था। चलो यार, अब हम निकलते हैं। घड़ी की सुइयों को 11 पर देखकर फरजाद ने उसे उठने का इशारा किया। कल मिलते हैं फिर। साले से बगलगीर होते सफीना से हाथ मिलाते वो बाहर की जानिब बढ़ा। मायशा उसके पीछे ही थी। गाड़ी में बैठकर उन्हें हाथ हिलाते वो घर की जानिब बढ़े। मायशा अभी भी उसके घर के साथ बने अपार्टमेंट में ही थी। कल वक्ती मुलाजमा वहीं रहती थी। तुम्हारी पुप्पो कहाँ रहती हैं? कुछ देर की खामोशी के बाद एक बिल्कुल ही अलग सवाल सुनकर मायशा बुरी तरह चौंकी। आपको किसने बताया? वो हैरान हुई। जवाद ने बताया था, उसने नॉर्मल से अंदाज में कहा। मायशा आपकी बात सीधी होकर उसकी जानिब रुख मोड़ गई। और क्या बताया था जवाद भाई ने? वो अटक अटक कर बोली। क्या उसका माजी वो जान गया था? मेरा ख्याल है तुम्हें किसी भी बात पर मेरे सामने परेशान या शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। माजी महज सबक सीखने के लिए होता है, शर्मिंदा होने के लिए नहीं। फरजाद की बात पर उसकी आंखों में मिर्चें सी भर गई। मैं हर कोई नहीं हूं। तो फिर क्या हैं आप? उसकी बात पर वो तल्खी से बोली। शायद तुम्हारा डॉक्टर। जरूरी नहीं डॉक्टरी की डिग्री हो तभी इंसान किसी का इलाज करे। वक्त भी आपको बहुत कुछ सिखा देता है, इतना कुछ कि आप अपने तजर्बों से दूसरों की तकलीफ पर मरहम रख सकने का बायस बन जाते हैं। मायशा ने नजर मोड़कर आंसुओं को चेहरे पर फिसलने से रोका। मैं कभी तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, ना वो सब पूछकर तुम्हें तकलीफ देना मेरा मकसद है। हाँ, मगर मैं ये जरूर चाहूंगा कि अगर खुद के साथ बुरा करने वालों को तुम याद रखे हुए हो तो अच्छा करने वालों को भी याद रखो। और मेरा ख्याल है तुम्हारी पुप्पो काफी अच्छी थी तुम्हारे साथ। उसकी बात पर मायशा ने चेहरा मोड़कर उसे देखा। उसकी आंसुओं से लबरेज आंखें न जाने की उसे तकलीफ पहुंचा गई। मैं उनसे मिलकर क्या कहूंगी कि उनकी मोहब्बत को पीछे छोड़कर मैं जिस माँ की मोहब्बत के लिए वहां गई थी वो तो कहीं थी ही नहीं। मैं तो एक सुराब के पीछे भागी थी। हाथों की जानिब देखते वो आजरदगी से बोली।
गलतियां इंसानों से ही होती हैं, जरूरी नहीं तुम अपनी गलती हर किसी को बताओ। बस इतना कह देना तुमने अपनी जिंदगी उनसे अलग बना ली है। अगर वो वाकई तुम्हारी खैर खा हुई तो वो कभी तुम्हारे माजी को कुरेदेंगी नहीं। मैं फोर्स नहीं कर रहा, अगर उनसे मिलने को दिल करे तो उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। वो सच्चे दिल से उसे ऑफर कर रहा था। थैंक यू। वो मुतशक्कर हुई। अब मुझे मेंशन नॉट भी कहना होगा, वो मुंह बनाकर बोला। मायशा खिलखिलाई। फरजाद ने बड़ी फुर्सत से उसकी खिलखिलाहट देखी।